तो 8 महीने के बाद आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी जा रहे हैं। जी हां, जहां पर वो 1583 करोड़ की 280 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने खुद जानकारियां साझा की। 1 मिनट एक खबर की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने बाद आज एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी 1583 करोड़ रुपए की 280 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपने वाराणसी दौरे के कार्यक्रमों की जानकारी दी है। 15 जुलाई को मैं काशी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का उद्घाटन करूंगा। ये कार्य काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को और आगे बढ़ाएंगे। इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, बीएचयू के एमसीएच विंग और रोरो फेरी सर्विस की तस्वीरें भी शेयर की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत जापान मैत्री संबंधों के तहत बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग और गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए 2 रोरो फेरी सर्विस की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री 33 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण, अध्यापकों के लिए 80 फ्लैट और वाराणसी गाजीपुर रोड 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं आज समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। एक पूरी खबर दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में कई मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में सभी तहसील मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन में जन समस्याओं को भी शामिल किया गया है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी आज अपने प्रदर्शन में बढ़ती महंगाई, नौजवानों की बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, पत्रकारों पर हमले, हत्याओं पर रोक, किसानों को लाभकारी मूल्य देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समेत कई मुद्दों को शामिल किया गया है। साथ ही किसान विरोधी कृषि कानूनों की तुरंत वापसी, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बीज, कीटनाशक दवाओं के दाम कम करने की भी मांग की जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट पर उपचुनाव कराए जाने की मांग को लेकर टीएमसी आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने जा रही। इस रिपोर्ट पर देखिए क्या है खास। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा के उपचुनाव कराने में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। इस मुद्दे पर टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव जीतना बेहद अहम है। टीएमसी ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव कराने के लिए कोरोना की तीसरी लहर का इंतजार किया जा रहा है। टीएमसी के मुताबिक राज्य में कोरोना के हालात काफी हद तक कंट्रोल में हैं और चुनाव उपचुनाव कराने के अनुकूल हैं। राज्य की 5 खाली सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। राज्य में उन 2 अन्य सीटों के लिए भी चुनाव होने हैं जहां उम्मीदवारों की मौत के बाद मतदान रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव हार गई थी। ऐसे में उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल ममता की याचिका को दूसरे राज्य के हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। आप देख रहे हैं 1 मिनट एक खबर। बात करेंगे एससीओ बैठक की। इसके दौरान चीन के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने खास मुलाकात की। बातचीत हुई। भारत ने चीन से साफ तौर पर कहा कि यथास्थिति में एक तरफा बदलाव किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही एलएसी विवाद लंबा खींचने से रिश्ते प्रभावित हो रहे। इस रिपोर्ट पर डालिए नजर। तजाकिस्तान के दुशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से अलग भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। एस जयशंकर और वांग ई के बीच ये मुलाकात 1 घंटे तक चली, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी को लेकर बातचीत हुई। बातचीत पश्चिमी सेक्टर में एलएसी के जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक उन्होंने चीन से कहा कि यथास्थिति में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं है। रिश्तों में विकास के लिए जरूरी है कि सीमा पर पूरी तरह शांति बहाल की जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा
कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि मौजूदा हालात को लंबा खींचना किसी के हित में नहीं है। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखना 1988 से संबंधों के विकास की बुनियाद रहा है। पिछले साल सितंबर 2020 में मॉस्को में अपनी पिछली बैठक को याद करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस समय किए गए समझौते का पालन करने और पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ अन्य मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो वहीं आज कांग्रेस नेता कमलनाथ दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ को कांग्रेस का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। आज कमलनाथ दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। कांग्रेस चाहती है कि केंद्र की राजनीति में पार्टी फिर से एक्टिव हो जाए। कमलनाथ गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। सोनिया गांधी भी कमलनाथ पर काफी विश्वास करती हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी कमलनाथ को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिल्ली बुलाना चाहती हैं। कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कमलनाथ ने ही प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाने की वकालत की थी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी और कमलनाथ ने ही प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले अधीर रंजन चौधरी की जगह राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता बना सकती है। तो मानसून के सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को होमवर्क करने और संसद में आने के निर्देश दिए, यानी कि सभी संसद में जब आए तो होमवर्क पूरी तरह से करके आए। इस रिपोर्ट पर डालिए नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए तैयार होकर आने को कहा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को अपना होमवर्क करने और सत्र के दौरान सरकार के विचारों को प्रभावी ढंग से सामने रखने के लिए भी कहा है। खासकर नए मंत्रियों से कहा कि संसद और अपने मंत्रालयों के नियमों की जानकारी समझ लें, उन्हें अच्छी तरह से जान लें। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संसद में मंत्रालयों से संबंधित सवालों का जवाब भले ही राज्य मंत्री दें, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों की जवाबदेही भी रहेगी। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि संसद में रोस्टर ड्यूटी के समय वे जरूर मौजूद रहें। कोई मंत्री रोस्टर ड्यूटी के समय गैर मौजूद न हो। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों पर स्वास्थ्य मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से प्रेजेंटेशन भी दिया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में पेट्रोल, डीजल और LPG की बढ़ी कीमतों की वजह बताई गई। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट 1 खबर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख से करेगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख से ईडी पूछताछ करेगा। ईडी ने आरती देशमुख को आज अपने मुंबई दफ्तर में हाजिर रहने को कहा है, जबकि देशमुख के वकील का कहना है कि अनिल देशमुख मानते हैं कि उनके खिलाफ ईडी की जांच न्याय संगत नहीं है। अनिल देशमुख कोरोना संक्रमण का खतरा बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे हैं। इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की शिकायत पर CBI और ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। परमबीर सिंह ने अपनी शिकायत में अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। गौरतलब है पूरा मामला कथित तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत और उगाही से जुड़ा है, जिसके आरोप लगने के बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं ईडी अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को भी गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार इस मामले में नए खुलासे भी हो रहे हैं। ईडी ने ये मामला CBI की प्राथमिक जाँच में मिली जानकारी के बाद दर्ज किया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आतंकवादी साजिश मामले में 3 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी लखनऊ में ई-रिक्शा के जरिए धमाका करने की पूरी प्लानिंग थी, पूरी साजिश थी। इसमें इनका साथ देने के लिए कश्मीर से 2 आतंकवादी लखनऊ आने वाले थे।
लखनऊ में आतंकी साजिश मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई जारी है। एटीएस ने बुधवार को अंसार गजवात उल हिंद मॉड्यूल से जुड़े 3 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों के नाम मुस्तकीम, मुईद और शकील है। एटीएस ने इससे पहले 11 जुलाई को भी आतंकी मिन्हाज और मुसरुद्दीन को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में मिली जानकारी के बाद तीनों गिरफ्तार आतंकियों पर साजिश में मदद करने का आरोप है। यूपी एटीएस ने यह भी खुलासा किया है कि आतंकी बकरी ईद से पहले लखनऊ में बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में धमाके के लिए कश्मीर से 2 आतंकी लखनऊ आने वाले थे। लखनऊ में धमाके के लिए आतंकी ई रिक्शा बम के इस्तेमाल की योजना बना चुके थे। जो भी चीज़ें इनके पास से मिली थी उसमें प्रत्येक कड़ी को जोड़ा जा रहा है ताकि इनके गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके और पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके। तो 1 मिनट एक खबर में अगली बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर आज से गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए बीएमसी ने 35 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। मुंबई में बीएमसी ने प्रेग्नेंट महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। मुंबई में प्रेग्नेंट महिलाओं के टीकाकरण के लिए करीब 35 सेंटर्स बनाए गए हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के टास्क फोर्स ने बीते दिनों प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब राज्यों ने गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। जिनके पास कोई भी आईडी या कागजात नहीं होगा उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए हर प्रभाग में ऐसे कितने लोग हैं इसका सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीएमसी की कोशिश है कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला बिना वैक्सीनेशन के ना रहे। सभी का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराया जाएगा। तो मुंबई महाराष्ट्र के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की खबर की। दरअसल कोविड पाबंदियों को यहां पर 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया और इस दौरान लोकल ट्रेन्स पर पूरी तरह से रोक रहने वाली। ममता सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर इसका ऐलान किया। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पाबंदियों में कई तरह की छूट भी दी गई है, लेकिन लोकल ट्रेन सेवा पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं 50% यात्री क्षमता के साथ कोलकाता मेट्रो को हफ्ते में 5 दिन चलाने की मंजूरी दी गई है। शनिवार और रविवार को मेट्रो सेवा बंद रहेंगी। सभी दुकानें और बाजार सामान्य तौर पर खोले जा सकते हैं। शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स भी 50% ग्राहकों की मौजूदगी के साथ खुलेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्पा और स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में सभी स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सरकारी, प्राइवेट और कॉर्पोरेट दफ्तर अब 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। पार्क खुलेंगे, लेकिन केवल वैक्सीन ले चुके लोगों को ही इसमें जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। तो वहीं इस बीच कल गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को भेजी अपनी चिट्ठी में साफ कर दिया कि अगर पर्यटन स्थलों पर बाजार या फिर दूसरी जगहों पर ज्यादा भीड़ नजर आती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी वहां के स्थानीय प्रशासन की होने वाली है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यों से कहा कि जिन जगहों पर बेकाबू भीड़ दिखे वहां के बाजारों और दुकानों पर जुर्माना लगाया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। होटल, बार और रेस्टोरेंट पर ज्यादा सख्ती बरती जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों को भेजी चिट्ठी में स्पष्ट किया है कि अगर हिल स्टेशनों, पर्यटन स्थलों, बाजार या दूसरी जगहों पर ज्यादा भीड़ दिखती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी वहां के स्थानीय प्रशासन की होगी, जिसके लिए राज्य सरकार को पूरी तैयारी करनी होगी और इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतनी होगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक अगर लापरवाही ऐसे ही जारी रही तो इन राज्यों के पर्यटन स्थलों से लेकर बाजार और दूसरी जगहों पर फिर से प्रतिबंध लगा देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड की लोक संस्कृति के पर्व हरेला पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता से बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने की अपील की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरेला पर्व की शुरुआत की। कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पीपल का पौधा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और हरेला पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए कहा। साथ ही प्रकृति के संरक्षण के लिए हरेला पर्व के अवसर पर सभी को पौधारोपण का संकल्प लेने को कहा। और आने वाले समय में इससे प्रेरणा लेकर देश के कोने कोने पर लोग वृक्ष लगाएंगे और हरेला पर्व पे लगभग 1 महीने तक ये वृक्ष लगाने का अभियान लगातार चलता रहेगा। इस साल हरेला पर्व के मौके पर उत्तराखंड में पीपल और बरगद के 1 लाख पौधे रोपे जाने का अनुमान है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा हुई। आज भी समिति की बैठक में कुशल कारीगरों को अयोध्या बुलाए जाने पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन की बैठक समाप्त हो गई। बैठक में राम मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों ने समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के सामने मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट रखी। बैठक में निर्माण एजेंसियों ने नींव भराई की प्रगति के बारे में समिति के सामने अपनी रिपोर्ट रखी। साथ ही मिर्जापुर से आए लाल पत्थरों की पहली खेप की गुणवत्ता की रिपोर्ट भी समिति के सामने रखी गई। समिति ने निर्माण एजेंसियों को महत्वपूर्ण टास्क समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि अभी तक 50 फुट गहरी नींव में 44 लेयर में से 15 लेयर बनकर तैयार हो गई है। अक्टूबर माह तक राम जन्मभूमि की नींव बनकर तैयार हो जाएगी। ट्रस्ट ने समिति के सामने कार्यशाला के लिए विशेष कारीगरों को बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा है। पत्थर तराशने के ये कुशल कारीगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत से आने हैं, जिस पर आज बैठक में चर्चा होगी। तो वही बात करेंगे, पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके क्यों ना हो, बाढ़ से तबाही के निशान हर तरफ साफ है। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान पहुंचा, तो वहीं सहारनपुर में उफनती नदी में फंसे 2 बाइक सवारों को मुश्किल से बचाया जा सका। एक रिपोर्ट। बाढ़, बर्बादी और नदियों की मनमानी से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद बरसाती नदियां भी उफान पर हैं। गंडक और बागमती के बाद अब लखनदेई नदी भी तबाही बरपा रही है। मुजफ्फरपुर में जमींदारी बांध टूटने से नए इलाके में तेजी से पानी फैल रहा है। यहाँ के औराई और कटरा में लखनदेई नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बांध टूटने के बाद ग्रामीण खुद से ही उसको बांधने में लगे हैं, लेकिन पानी की तेज धार के आगे उनकी एक नहीं चल रही। मधुबनी के बिस्फी थाना में बाढ़ का पानी घुस गया है। थाने में जल जमाव से पुलिसकर्मी परेशान हैं। वहीं कार्यालय का कागजात भी असुरक्षित है। बाढ़ से एक और जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं पशुओं के लिए भी संकट की घड़ी है। बिस्फी प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मधुबनी पहुंची सूबे की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने जिला सभागार में डीएम समेत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले में आई बाढ़ को लेकर चर्चा की गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.